नमस्कार साथियों और हमारे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। मैं दिग्विजय आपका अपने यूट्यूब चैनल जियो क्लासिक नॉलेज एंड फैक्ट्स, जो पहले नाम था बदल चुका है, अब सिर्फ जियो क्लासिक है, जियो क्लासिक पे हार्दिक स्वागत करते हैं। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और ठंड का काफ़ी मज़ा ले रहे होंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना। और देखिए, सब चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। ये आपकी एक जिम्मेदारी होती है, ये भी एक अभ्यर्थी की परीक्षा होती है। सो ये बहुत ही नेसेसरी थिंग है कि आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है ना। तो सुरक्षित रहिए। और आप देख पा रहे हैं कोरोना संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए घर पर रहिए, कहीं ज़्यादा आइए जाइए नहीं, ज़्यादा घूमिए नहीं। बहुत ही आवश्यक कार्य है तभी आप जाइए और मास्क लगा कर जाएं, ठीक है। ये सब सावधानी बरतें। आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप एक शिक्षित और समझदार व्यक्ति हैं, ये मुझे पता है, और आप लोग इन सब नियमों को अच्छे से जानते हैं। तो गाइडलाइंस को फॉलो करें और अपना ध्यान रखें, ठीक है। आज हम लोग, आपने थंबनेल में देखा है कि हम लोग नदियाँ पढ़ने जा रहे थे। हमने तीनों नदी तंत्र ऊपर के पढ़ लिए थे: सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। आज बारी है हम लोगों को जानने की प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। हालांकि प्रायद्वीपीय भारत में पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन नदियाँ अभी बाकी थी। आज इसी अपवाद तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम के तहत हमारा यह टॉपिक आ रहा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। इससे पहले थोड़ा सा थियोरिटिकल पार्ट है, मैं जो बोलूँगा आप इसको लिख लीजिए कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और हिमालयी नदियों में अंतर क्या होता है ना। तो आप हेडिंग डाल दीजिए, प्रायद्वीपीय भारत व हिमालयी भारत की नदियों में अंतर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये बात आप लिखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत व हिमालयी की नदियों में अंतर। प्रायद्वीपीय भारत व हिमालय की नदियों में अंतर यानी मैं देखिए बाइलिंगुअल बोलूंगा, लेकिन लिखूंगा एक ही लैंग्वेज में, ठीक है। आप लिख सकते हैं, कंप्रोमाइज करिए, है ना, थोड़ा तो कर सकते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन द पेनिनसुलर रिवर्स एंड हिमालयन रिवर्स। आइए फर्स्ट पॉइंट आप लिखिए, अब जो बोलूंगा आपको लिखना है, लिखिए। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं ये बहुत ही पुरानी है अपेक्षाकृत हिमालयी नदियों से। चूंकि प्रायद्वीपीय भारत ये एक बहुत ही प्राचीन भूखंड है, जबकि हिमालय एक नवीन भूखंड है। प्रायद्वीपीय भारत जो है, इसकी जो चट्टानें हैं बहुत ही कठोर हैं, वहीं आपकी जो हिमालय है, हिमालय की अभी जो पर्वत श्रेणियां हैं, चट्टानें हैं, इतनी कठोर नहीं है। अगला पॉइंट लिखिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अपनी युवावस्था में है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अपनी प्रौढ़ावस्था में है। प्रौढ़ा मतलब ये जितना इनका मतलब, एक कहते हैं नहीं कि विकसित हो चुकी हैं, जितना होना था ये हो चुकी। लेकिन हिमालयी नदियां जो हैं ये अपनी युवावस्था में है, अर्थात अपनी अभी नव अवस्था में है, मतलब यंग एज में है। अब ये क्या कर रही हैं, ये अभी भी मतलब अच्छे से फ्लो हो रही हैं। वहीं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अब वो गति नहीं रह पाई है जो पहले होती थी। क्यों? मैंने आपको बताया, प्रायद्वीपीय भारत बहुत ही प्राचीन भूखंड है, प्रायद्वीपीय भारत बहुत ही प्राचीन संरचना है स्थलखंड की, जबकि जो हिमालय की संरचना है वो इतनी प्राचीन नहीं। ये आपने लिख लिया बात। अगला पॉइंट आप ये लिखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं ये अपनी घाटी को, यानी जो वैली है, इनकी घाटी जो है इसको गहरा करना बंद कर चुकी है। यानी जो इनकी वैली जो होती थी, इसको अब क्या गहराई नहीं, इसकी डिगिंग करना बंद कर चुकी है, ठीक। क्यों? क्योंकि ये अब विकसित हो चुकी है, जितना करना था वो कर चुकी। अब ये क्या होता है, अब ये कठोर चट्टानी संरचनाओं के मध्य बहते हुए ऐसे फ्लो होती हैं, चाहे वो अरब सागर की तरफ गिरे या बंगाल की या आपकी बंगाल की खाड़ी तरफ गिरे, समझ रहे हैं। वहीं
जो आपकी हिमालयन रिवर्स हैं, हिमालय की नदियां आज भी अपनी घाटी को गहरा करती हैं। इस वजह से क्यों करती हैं? क्योंकि वो अपनी युवावस्था में हैं आज भी। और आपको पता होगा हिमालय आज भी उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ता जाता है। इसीलिए आपने डाटा सुना होगा, अभी कुछ सालों पहले होता था 8,848 किलोमीटर, 8,848 मीटर, और अब हो चुका है 8,850 मीटर। ठीक, तो ये आपको पता होगा। ठीक, ये कौन सा कॉल आ गया है? ठीक, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एक कॉल आ गया था। हाँ, तो हिमालय मतलब बढ़ रहा है, आपने देखा डाटा परिवर्तित हो रहा है। अब आप आगे लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे, हिमालय की जो नदियां हैं, हिमालय की नदियों में वर्ष भर जल भरा रहता है। जबकि अब अगली बात क्या है, क्योंकि हम तुलना कर रहे हैं ना, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में वर्ष भर जल नहीं रहता है। अर्थात हिमालय की नदियों में जल भरा रहने का स्रोत क्या है और इसके पास कारण क्या है? नहीं होता है। तो सबसे पहले नहीं है कारण मैं जान लेता हूं, उसके हम लोग जान लेते हैं, इसके बाद जो कारण है उसको जानते हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख पा रहे हैं वहां पे जो मानसून की प्रक्रिया है, वहां पे जल जो प्रक्रिया है, वहां पे वर्षा जल मुश्किल से 5 से 6 महीने के लिए प्राप्त होता है। ठीक, 5 से 6 महीने के लिए जब प्राप्त होता है मानसून के द्वारा, आप देखते हैं चाहे अरब सागर शाखा का हो चाहे बंगाल खाड़ी शाखा का हो, देन आफ्टर दैट इसके बाद वहां पर बारिश नहीं होती है। तो 5 से 6 महीने की बारिश में वो 8 से 9 महीने तक फ्लो होती रहती हैं। इसके बाद इनकी जो स्पीड है, जो बहने की एक वेग होती है, वो डाउन पड़ने लगती है। जबकि हिमालय की जो रिवर्स है ये कभी डाउन नहीं पड़ती। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो रीजन इसका सबसे बड़ा ये है कि इसके पास पानी के 2 स्रोत हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के पास पानी के केवल एक स्रोत है। प्रायद्वीपीय भारत के पास सिर्फ वर्षा का जल का स्रोत है, लेकिन जो हिमालयन रिवर्स हैं, हिमालय रिवर्स के पास 2 स्रोत है। कौन से? पहला लिखिए वर्षा का जल, दूसरा लिखिए ग्लेशियर। आप कहेंगे सर ये ग्लेशियर से पानी कैसे मिलता है? मैं बताता हूं आपको। देखिए, पानी भाई ग्लेशियर में तो पानी होता ही है, तो जानने की जरूरत नहीं है। ये बर्फ है, बर्फ पिघलने के बाद पानी देती है। आप फ्रिज में घर पे लगाते हैं, आप पीते होंगे पानी, देखते हैं। ठीक, बस वो है कि वहां लगानी नहीं पड़ती, अपने आप हो जाता है। कारण समझिए। अब वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जाते हैं क्षोभ मंडल। ठीक, क्षोभ मंडल जो है ट्रोपोस्फेयर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। क्षोभ मंडल में एक लाइन होती है जिसको बोलते हैं हिम रेखा, यानी आइस लाइन। मैं लिखता हूं यहां पर, आप देखेंगे ट्रोपोस्फेयर जो है आपका, ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल में एक लाइन पड़ती है जिसका नाम होता है हिमरेखा। हिमरेखा यानी आइस लाइन, आइस लाइन। इसकी जो हाइट होती है, एक एवरेज हाइट जो होती है, वो मानते हैं 4400 मीटर होती है, 4400 मीटर। लेकिन अब आप देखते हो कि जो हमारी चोटियां हैं, वृहद हिमालय यानी ग्रेट हिमालय, जिसको आप लोग हिमाद्री हिमालय बोलते हैं, ग्रेट हिमालय की जितनी भी चोटियां हैं वो अप्रोक्सीमेट 6000 मीटर से अबव है, मतलब 6000 मीटर से ऊंची हैं। तो आपने देखा कि ये जो हमने लिखा है 4400 मीटर, इस 4400 मीटर को वो क्रॉस कर चुकी हैं। इसकी जो हाइट है इससे ऊपर है, और इसका नियम है, ये सिस्टम है भाई, सिस्टम है प्रकृति का, इट इज द लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, तो 400 मीटर के ऊपर, अब मान लीजिए कोई इतनी ऊपर की रेंज कहता भैया इतने दूर पे हम जो है इतना कवर कर सकते हैं, इसके बाद ऊपर गए तो फिर हम नहीं संभाल पाएंगे। यानी यहां तक 4400 मीटर है, लेकिन चोटियां तो इसकी ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। तो ये सब क्या रहती है? ये हमेशा क्या होती हैं? ये हमेशा बर्फ से घिरी होती हैं। ये हमेशा कवर्ड विद आइस, आप यहां लिख सकते हैं कवर्ड विद आइस।
ये हमेशा जो है बर्फ से घिरी रहती हैं। समझ गए आप? अब चूंकि ये बर्फ से घिरी रहती हैं, तो जब वर्षा का जल समाप्त हो जाता है, समझिए आप बात को, जब वर्षा होनी बंद हो जाती है, वर्षा का जल नहीं मिल पाता है, देन उसके बाद क्या होता है, ग्लेशियर से पिघलती है। ग्लेशियर से भी पानी मिलता रहता है, ग्लेशियर से पिघलते हैं, पानी मिलती रहती है, तो पानी की कमी नहीं हो पाती इनके पास। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकालते हैं, क्या हिमालय की जो नदियां होंगी वो वर्ष भर जल से, मतलब इसमें जल हमेशा बना रहेगा, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां होती हैं इनमें जल की कमी पड़ जाती है। 8 से 9 महीने के बाद इनमें जल की कमी हो जाती है, और 5 से 6 महीने के बाद चूंकि वर्षा बंद हो जाती है जब वहां पर, तो पानी की कमी डाउन होने लगती है। फिर जब वर्षा आती है तो फिर ये नदियां खिलखिला उठती हैं, फिर इनमें पानी हो जाता है। अब इतनी बात समझ गए? ठीक है, अगली पॉइंट और लिख लीजिए एक और बस, कि जो आपकी नदी है हिमालय की रिवर्स, हिमालय की नदियां जो हैं ये लंबी होती हैं, समझ रहे हैं, लंबी होती हैं, और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां छोटी होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये मैदान में भी बहती हैं और पठार में भी बहती हैं, जबकि हिमालय की, उत्तरी भारत की यानी हिमालय की, जबकि जो आपकी नदियां होती हैं दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत की, ये सिर्फ पठारी संरचनाओं में, और वो भी ऐसी संरचनाएं जो अपनी घाटी को गहरा करना बंद कर चुकी हैं, समुद्र तल या आधार तल को पा चुकी हैं, अब वो नॉर्मल तरीके से बहती रहती हैं कठोर कठोर चट्टानी संरचनाओं के बीच। वहीं उत्तर भारत की जो नदियां हैं, हिमालयी नदियां, जब मैदान में आती हैं, जैसे आप देखते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, या आप इधर कहते हैं कि उत्तर भारत का मैदान, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, यहाँ पर जैसे जब गंगा जाती है आप देखते हो विसर्पण करते हुए बहती है ना, मैदानी क्षेत्र में, यानी जब फील्ड में आ जाती है तो एकदम आराम से उसकी वेलोसिटी बहुत ही डिक्रीज हो जाती है। समझ पा रहे हैं आप बात? अपेक्षाकृत जब ऊपर से बहती है हिमालय के ऊपर से, ठीक, जहां पे वहां पे जब ऊपर से तेज आती है तो गार्ज बनाती है, जॉर्ज बनाती है, जिसको कैनियन बोलते हैं, और नीचे जब जाती है तो मैदान तरफ फ्लो होती है, विसर्पण करते हुए बहती है। बात समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, इसका एक प्रमुख उदाहरण है, ये कभी कभी बहते बहते इतना स्लो हो जाती है कि अपने ही मार्ग को बंद कर लेती है। परिणाम स्वरूप अगल बगल के क्षेत्र में जो जाति और जनजातीय क्षेत्र होता है वहां पर जन धन की हानि होती है, क्योंकि वहां पे बाढ़ आ जाती है। उदाहरण के लिए कोसी नदी, समझ रहे हैं, कोसी नदी इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। आपने देखा होगा बिहार में, जो कि भागलपुर जिले में गंगा से मिल जाती है, आपने ये सब बातें पढ़ी हैं। कोसी को ही बिहार का शोक कहा जाता था, लेकिन है नहीं। क्यों सर? इस पर डैम बना दिया गया है। वो डैम बन गया है आपके नेपाल में हनुमान नगर बैराज, हनुमान नगर बैराज एक बना दिया गया है हनुमान नगर जिले में। इस वजह से अब यहाँ पर बाढ़ कम हो गई है। ये सब पीछे में पढ़ा चुका हूं, आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़िए जाके। अब हम लोग बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों पर आकर। ये तो अंतर था प्रायद्वीपीय भारत और हिमालयन रिवर्स के बीच में, यानी पेनिनसुलर रिवर्स एंड हिमालयन रिवर्स के बीच में जो डिफरेंस था ये हमने लिख लिया, जान गए? ओके, आगे अब हम बात करते हैं एक एक करके प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। चूंकि देखिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियां काफी हैं तो हम एक साथ नहीं पढ़ सकते, एक साथ पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए मैंने प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में डिवाइड किया। कौन कौन सी? एक पूर्वी घाट पे गिरने वाली नदियां, अर्थात जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। दूसरा अरब सागर की तरफ गिरने वाली नदियां, अर्थात पश्चिमी घाट की ओर गिरने वाली नदियां। ठीक है, आइए हम लोग आज पहले डिस्कस करते हैं पूर्वी घाट की ओर गिरने वाली नदियां, जो कि आपका आज का कॉम्प्लेक्स था, आपने देखा है थंबनेल में। ठीक, मैं इसको रफ करता हूं थोड़ा सा, फिर आपको समझाता हूं एक एक करके। चलिए, तो आपको मैं पहले ही बता देता हूं जो आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, इनको हम दो भागों में बांट देंगे। पूर्वी घाट की ओर बहने वाली
नदियां, यानी दोज रिवर्स whose course in the side of बे ऑफ बंगाल, या यूं कह लीजिए आप ईस्टर्न घाट। इसके बाद पश्चिमी घाट की ओर बहने वाली नदियां, यानी दो रिवर वो कोर्स, यानी जिनका कोर्स मतलब आपका बहने का, देखो बहने का जो क्षेत्र होता है उसको कोर्स बोला जाता है, ठीक। ये ज्योग्राफिकल टर्म्स होते हैं, वहां पे हम एरिया नहीं बोलते, कोर्स बोलते हैं, ठीक। तो जो कोर्स आपका वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट के होगा उधर, ये हमने सुविधा की दृष्टि से किया कि हमें पढ़ने में आसानी हो। आप इस फिगर को पहले बनाएंगे, इसके बाद आप हेडिंग डाल दीजिए पूर्वी घाट की ओर बहने वाली नदियां, या स्लैश कर दीजिए और लिख लीजिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। आप लिखेंगे ये वाला लिखेंगे पूर्वी घाट की ओर बहने वाली नदियां या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ठीक, ये आपने लिख लिया। अब लिखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, तो मैं ऊपर से उत्तर से दक्षिण की तरफ चलूंगा, आप एक एक करके नदियों का नाम लिखिए। सबसे पहली नदी आप डाल दीजिए दामोदर नदी। लिख लिया आपने? लिखिए दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। आप लिखिए दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और यह आगे जाकर के पश्चिम बंगाल में जो गंगा की एक शाखा दक्षिण की तरफ कट गई थी, अलग हो गई थी, जिसका नाम था हुगली नदी, हुगली नदी से पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। अर्थात दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है और यह स्वतंत्र रूप से पश्चिम बंगाल, जो बंगाल की खाड़ी है, इसमें प्रवेश नहीं करती है, अपना जल नहीं गिराती है। ये हुगली नदी की सहायता से बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। समझ गए? अगला पॉइंट लिख लीजिए इसी में, दामोदर नदी भारत की तीसरी नदी है भ्रंश घाटी में बहने वाली। लिख लिया आपने? अब दो कौन सी रिवर्स हैं मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देंगे, ठीक। जो भी बच्चा कमेंट देगा उसका अगले दिन नाम लिया जाएगा, उसकी सराहना की जाएगी, क्योंकि ये मैंने पढ़ाया है तो इससे लगेगा कि हाँ आप पढ़ते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, इसी दामोदर नदी पर, दामोदर नदी को पहले बंगाल का शोक कहा जाता था, परंतु इस पर वर्तमान समय में कई सारे बांध बना दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो पहले शोक कही जाती थी आज वो उसके लिए वरदान कही जाती है। यह एक परियोजना है जिसके तहत इस नदी पर 7 से 8 बांध बनाए गए हैं। इस परियोजना का नाम है टेनेसी वैली परियोजना, टेनेसी वैली परियोजना। इसको इंग्लिश में भी टेनेसी वैली परियोजना, टेनेसी वैली स्कीम कहते हैं। ये अमेरिका की स्कीम है, ये अमेरिका की स्कीम है, अतः अमेरिका से नकल की गई है। ये आपने लिख लिया टेनेसी वैली। इसके तहत यहां पर महत्वपूर्ण बांध बनाए गए हैं, हालांकि इसका नाम क्या रख दिया गया था, ये यहां पे टेनेसी वैली नाम नहीं है, भारत में इसका नाम क्या है, दामोदर घाटी निगम परियोजना 1948, दामोदर वैली कॉरपोरेशन 1948। आप लिख लीजिए दामोदर वैली कॉरपोरेशन 1948 ईस्वी में ये आई थी। इसके तहत
जो 2-4 बांध हैं मैं आपको बता देता हूं, तिलैया, होनार, पंचेत हिल, बाकी और भी हैं, मैंने पीछे पढ़ाए हैं, आप वहां से पढ़ लीजिए। टॉपिक था आपका कौन सा, बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाएं यानी मल्टीपर्पज स्कीम। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, लिंक आप पीछे जाकर के देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हैं सब वीडियो। ठीक है, आगे जाइए। तो ये तो आपका दामोदर नदी। अगली नदी की हेडिंग डाल दीजिए आप, दामोदर के बाद स्वर्ण रेखा नदी, काफी महत्वपूर्ण नदी है, लिखिए। यह झारखंड में रांची के पठार से निकलती है। यह 3 राज्यों में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। 2 पॉइंट हो गए। अगला लिखिए, झारखंड की राजधानी रांची इसी नदी के तट पर स्थित है। अब एक पॉइंट नोट करिएगा, अभी जो मैंने 3 राज्य बताए हैं इन तीनों को आपको कमेंट पे लिखना है। ठीक, आपका काम भी दूंगा साथ ही साथ। आगे लिखिए, झारखंड में ये जो मतलब इसी नदी के तट पर, आप लिखिए इसी नदी के तट पर उद्योग का एक प्रमुख शहर जमशेदपुर स्थित है। आप लिख लीजिए, यानी जमशेदपुर इसी नदी के तट पर स्थित है। लिख लिया। आगे लिखिए, स्वर्ण रेखा नदी में बहुत सारा ईंधन का कचरा और कारखानों का मलबा डालने की वजह से यह नदी अपशिष्ट पदार्थों की चपेट में आ गई है और यह नदी प्रदूषण की चरम अवस्था को छू चुकी है, जिसकी वजह से इसमें जलीय जीवों की मृत्यु हो गई है। इस घटना के चलते इस नदी को जीवों का मरुस्थल कहते हैं, या एक वर्ड में आप लिखें जैविक मरुस्थल कहा जाता है। बहुत बार सवाल पूछा गया है कि भारत की कौन सी नदी है जिसको जैविक मरुस्थल कहते हैं, यानी बायोलॉजिकल डेजर्ट यानी जैविक मरुस्थल। मैं आपको नाम लिखता हूं, इसको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। तो आइए, क्या मैंने बताया, जैवीय मरुस्थल। जैवीय मरुस्थल कौन सी नदी है आपकी, स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी को जैवीय मरुस्थल कहा जाता है। ये स्वर्ण रेखा नदी आपकी बहते हुए बंगाल में जब पहुंच जाती है तो उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जब अपना जल गिराती है वो बालासोर जिला के पास जाती है, बालासोर जिले के पास अपना जल गिरा देती है। आप ये बात लिख लेंगे। स्वर्ण रेखा नदी भी हमारी कंप्लीट हो गई, दामोदर हो गई, हुगली हो गई, स्वर्ण रेखा हो गई। अगली नदी आप डालेंगे वैतरणी नदी, हेडिंग डाल दीजिए, ये रहा वैतरणी नदी। वैतरणी नदी उड़ीसा के क्योंझोर पठार से निकलती है। नाम लिख देता हूं मैं, क्योंझोर पठार से निकलती है। ये रहा आपका क्योंझोर पठार। ये इधर निर्देश दिए गए हैं, आप समझ सकते हैं। जो आयत की तरह है पठार है, जो चोटी की तरह त्रिभुज की तरह चोटी है, काले रंग की नदियां हैं और हरे रंग की सहायक नदियां हैं। समझ गए? ठीक। उड़ीसा में क्योंझोर पठार से निकलती है और उड़ीसा के तट पर ही अपना मुहाना बनाती है। बहुत छोटी सी नदी है। अगली पॉइंट लिखिए, यह नदी केवल उड़ीसा राज्य में ही प्रवाहित होती है, बहती है। लिख लिया? ठीक है, वैतरणी नदी के बारे में आपका हो गया पॉइंट। अगला पॉइंट, ब्राह्मणी नदी। हेडिंग डाल दीजिए, ब्राह्मणी नदी। लिखिए, ब्राह्मणी नदी भी छोटा नागपुर पठार में रांची के पठार के बगल से ही निकलती है। ठीक, पार्श्व से ही या बगल से ही निकलती है। आप देखते हो थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र से निकलती है, छोटा नागपुर पठार में रांची के पठार से। ठीक, ब्राह्मणी नदी भी अपना मुहाना बनाती है। कहां पर?
ब्राह्मणी नदी मुहाना अपना बनाती है या भी उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती है। लिख लिया। इसी नदी के किनारे, आप लिख लीजिए, इसी नदी के किनारे एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप स्थित है, जिसको पहले व्हीलर द्वीप कहा जाता था। ये सारी जानकारी आपको होगी। ठीक, ये आपने लिख लिया। आगे लिखिए, यहाँ पे लैगून झील है, आपको पता होगा, चिल्का झील, ये सब पीछे पढ़ाया है। झीलों की कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, लाइट चली गई थी। आगे देखिए, कंटिन्यू। तो हम बात कर रहे थे उड़ीसा में जो है आपकी ये नदी जो है चिल्का झील जो है, आपने पढ़ा होगा कि सबसे बड़ी लैगून झील है, आपको पता होगा। ये सब पीछे झीलों के बारे में जब मैंने पढ़ाया है तो आपको पीछे पढ़ाया है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का झील। इसके बाद अगली नदी की हम लोग जब बात करते हैं तो हम कहां तक पहुंच चुके हैं? ब्राह्मणी नदी हो चुकी है। अगली नदी लिखी है महानदी। महानदी के बारे में जब आप लिखते हैं तो महानदी कहां से निकलती है? छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य पठार से। लिख लीजिए आप, दंडकारण्य पठार से। या कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा, जानते हैं क्या? मध्य प्रदेश में जो आपने पढ़ा होगा अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक जो पठार, अमरकंटक पठार या अमरकंटक चोटी से इसके दक्षिणी हिस्से से निकलकर घूम के आती। कोई नहीं, फिर से आ गए हैं। ये बार बार लाइट का थोड़ा सा इशू हो जा रहा है। इस टाइम मौसम आप जान रहे हैं, लखनऊ का मौसम बहुत ही खराब है, आंधी वगैरह आ रही, बार बार लाइट कट रही थी। कोई नहीं, आगे देखिए। तो हम लोग बात कर रहे थे, आप कहाँ पे थे? महानदी हेडिंग डाल दीजिए। महानदी की बात करते हैं तो ये आपके छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है, मैंने आपको बताया। कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा, दंडकारण्य भी लिखा मिलेगा, या हो सकता है जो मैकाल पहाड़ी है, चूंकि मैकाल पहाड़ी के पूर्व में ही छत्तीसगढ़ है, आपको पता है। मैकाल पहाड़ी के दक्षिणी हिस्से से निकलकर ये नदी आगे बहती है और घूम फिरकर कहाँ जाती है? आप सभी को पता है, छत्तीसगढ़ में बहती है, मध्य प्रदेश में बहती है और इसके बाद कहाँ? उड़ीसा में चली जाती है। उड़ीसा के तट पर यह अपना मुहाना बनाती है। अगला पॉइंट लिखेंगे, ये नदी है महानदी। महानदी को धान का कटोरा कहा जाता है विश्व का। क्यों? इसका जो बेसिन है, बेसिन तीन तरफ से घिरा हुआ है और बारिश यहाँ बहुत अच्छे से हो जाती है, बंगाल की खाड़ी शाखा वाली। ये क्या चक्कर है, कैसे होता है, ये सब मैंने पीछे पढ़ाया है जियोग्राफी में, यहाँ इतना बताने का समय नहीं। आप एक लाइन लिखिए, दक्षिण भारत, मतलब यहाँ दक्षिण भारत बता रहे हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे कि जो महानदी है इसको विश्व की धान का कटोरा कहा जाता है। एक पॉइंट नोट करिए, यूपी का धान का कटोरा किसको कहते हैं? चंदौली को। बात समझ गए? ठीक है, आगे की बात आप जानेंगे। तो ये था महानदी के बारे में। महानदी आपने जान ली, जितनी हो चुकी है मैं आपको टिक लगा देता हूं। आगे आप लिखेंगे गोदावरी। ठीक, और महानदी पर, हाँ, अगर आप पॉइंट लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, महानदी पर ही आपकी एक बांध बना है, हीराकुंड बांध परियोजना। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। लिख लीजिए, कितनी लंबाई थी? 4800 मीटर, 4800 मीटर। हालांकि 4801 मीटर है, लेकिन आप 4800 लिखिए। और यहाँ पे इसके बाद आप देखोगे कि 4800 मीटर है। एक और है इसी पर, जल विद्युत परियोजना, तिकरा पार जल विद्युत परियोजना। क्या बताया? तिकर पार जल विद्युत परियोजना। ठीक है, यानी तिकर पार हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम। ठीक, ये आपने जान लिया महानदी पर। अब इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, आराम से लिखिए, गोदावरी नदी। लिखते जाइए। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा कहते हैं, या कहीं कहीं वृद्धा गंगा लिखा मिल जाता है। अगला पॉइंट, गोदावरी नदी समूचे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। लिख लिया। अगला पॉइंट, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर है। लिख लिया? आपने लिख लिया होगा, गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी
नासिक में त्रयंबक नामक चोटी से निकलती है। ये रहा आपका, नासिक में त्रयंबक नामक चोटी से निकलती है। सब पीछे लिखा है, मैं बोलता जा रहा हूं, आप लिखते जाइए। नासिक में त्रयंबक नामक चोटी से निकलती है। यह मध्य प्रदेश, यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इसके बाद आप जाओगे मध्य प्रदेश के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में प्रवाहित होते हुए गोदावरी नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। इससे पहले गोदावरी नदी जो आपका आंध्र प्रदेश का तट है, आंध्र प्रदेश के तट पर राजमुंदरी के समीप अपना डेल्टा बनाती है। राजमुंदरी आप लिखेंगे, राजमुंदरी, राजमुंदरी के पास अपना डेल्टा बनाती है, अर्थात इस जगह पर डेल्टा बनाती है, ये वाली जगह है। ठीक, ये लिख लीजिए। अब ये सब आपने लिख लिया लंबी लंबी। अब इसके बाद लिखिए गोदावरी की सहायक नदियां। तो लिखिए गोदावरी की सहायक नदियां। तो पहले लिख लीजिए उत्तर की ओर से जो मिलने वाली नदी है, उत्तर की ओर से मिलने वाली कौन सी है? प्रवरा। आप लिखिए प्रवरा, पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणगंगा, इंद्रावती। लिख लिया आपने? मैं खुद लिख देता हूं, आप जस्ट अ मिनट। देखिए प्रवरा, पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणगंगा, इंद्रावती, इंद्रावती, ये सब उत्तर से मिलती हैं। उत्तर से यानी ये सब इधर से मिल रही है। दक्षिण से जो मिलती है, दक्षिण से उसका एक नदी है सिर्फ मंजीरा। लिख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण नदी है। दक्षिण की तरफ से मिलने वाली या दाहिने तट पर, गोदावरी के दाहिने तट पर मिलने वाली एकमात्र नदी मंजीरा है। ये है आपकी मंजीरा, मंजीरा है। जबकि उत्तर की तरफ से बहने वाली नदियां जो है, वो उत्तर की तरफ से बहने वाली नदियां आपको बता दी, वेनगंगा, पेनगंगा, सॉरी प्रवरा, पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणगंगा, इंद्रावती। आगे लिखिए इसी में, वेनगंगा गोदावरी की सबसे लंबी नदी है। ये है, इसका नाम है वेनगंगा। लिख लिया, सबसे लंबी नदी। इंद्रावती सबसे पूर्वी सहायक नदी है गोदावरी की। इसका उद्गम कहां से होता है? तो आप लिख लीजिए, इसका उद्गम बस्तर के पठार से होता है। दंडकारण्य पठार आपने देखा, दंडकारण्य का ही दक्षिणी हिस्सा बस्तर का पठार कहलाता है, और यहां छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य से महानदी निकलती थी, आपने अभी पीछे पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं। लिख लिया आपने? ये था गोदावरी नदी के बारे में पूरा सा सिस्टम। अगर कोई पॉइंट आपको अभी भी कंफ्यूजन है, आप कमेंट करिएगा। आगे हेडिंग डालिए कृष्णा नदी। कृष्णा नदी आप हेडिंग डालेंगे तो लिखेंगे, कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। लिख लिया? ठीक। कृष्णा नदी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर चोटी से निकलती है, पश्चिमी घाट पर स्थित महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। आगे, यह 4 राज्यों में प्रवाहित होती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। लिख लिया? ठीक है, ये भी हो गया आपका। इसके बाद आप लिखेंगे इसकी सहायक नदियां। तो आपको इसकी सहायक नदियां यहां भी लिखी हैं, मैं बता देता हूं। भीमा, कोयना, मूसी, ये आपने लिख लिया। इसके बाद आप लिखेंगे तुंगभद्रा, फिर दूधगंगा, पंचगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा। ये सारी नदियां आप यहां देख सकते हैं, कृष्णा की सहायक नदियां हैं। भीमा, कोयना, मूसी, तुंगभद्रा, दूधगंगा, पंचगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण आपकी तुंगभद्रा है। तुंगभद्रा नदी सबसे लंबी सहायक नदी है कृष्णा नदी की। आप ये पॉइंट लिखिए, कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है?
तुंगभद्रा। हो गया आपका, ठीक। आगे फिर इसके बाद हम चलेंगे, तो इसके बाद आप लिखोगे एक नदी है मूसी। मूसी इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद जो कि बहुत महत्वपूर्ण शहर है, आपको पता है, हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद किसकी राजधानी है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक। तो ये आपका हो गया कृष्णा नदी के बारे में। हाँ, कृष्णा नदी विजयवाड़ा के पास अपना डेल्टा बनाती है। ये जो जगह है, इस जगह को कहा जाता है विजयवाड़ा, विजयवाड़ा, और दोनों ही आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में अपना डेल्टा बनाती हैं। अब आप देखोगे ये कौन सा था, राजमुंदरी, ये है विजयवाड़ा। राजमुंदरी और विजयवाड़ा डेल्टा जो है ये आपस में मिल गए हैं आंध्र प्रदेश के तट पर। इनके मिलने से बीच में एक झील का निर्माण हो गया है। ये झील आप देख रहे हैं, ये मैंने लाल कलर से बना दी थी। इस झील का नाम क्या है आप बताएंगे, कमेंट करके बताइएगा। इसका भी उत्तर मैं अगले वीडियो में दूंगा, ठीक। आपके पास भी कुछ वर्क होना चाहिए। आगे लिखिए पेन्नार नदी, हेडिंग डाल दीजिए पेन्नार नदी। ये रही पेन्नार नदी। पेन्नार नदी कर्नाटक राज्य में कोलार जिले के, कोलार मैं लिख देता हूं, ये रहा, कोलार जिले के नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है। आप ये देख पा रहे हैं नंदी दुर्ग पहाड़ी, ये ग्रीन कलर से बनी हुई है। नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। पेन्नार नदी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी, इतनी है। अगली हेडिंग डाल दीजिए पलार नदी। पलार नदी कहां से निकलती है, तो पलार नदी आप देखेंगे ये भी कर्नाटक में ही जो एक जगह है जिसका नाम है चिक्का बल्लापुर, नाम थोड़ा कठिन है इसलिए मैंने ये लिख दिया था। ये आप देखिए जो है पलार नदी कर्नाटक राज्य में चिक्का बल्लापुर नामक शहर से, शहर में एक पहाड़ी स्थित है नंदी पहाड़ी, नंदी बाबा की जय हो नंदी पहाड़ी से पलार नदी निकलती है और ये पलार नदी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। तो आपने नोट किया होगा पेन्नार और पलार दोनों ही कर्नाटक की नदियां हैं। अगली नदी कावेरी नदी। कावेरी नदी कहां से निकलती है, तो आप लिख लीजिए ये कर्नाटक में मैसूर पहाड़ी का दक्षिणी हिस्सा, मैसूर पहाड़ी का दक्षिणी हिस्सा जो कि पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी चोटी है, वहां पर मैसूर पहाड़ी के दक्षिणी हिस्से पर पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी चोटी है, आप यहां पे देख पा रहे हैं। इसी चोटी से निकलती है और कहां कहां बहती है, तो आपको पता है कर्नाटक और तमिलनाडु में। परंतु इसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है 5 राज्यों में है वर्तमान में। कौन कौन सा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इसी जल ग्रहण क्षेत्र को लेकर कावेरी जल विवाद चलता है, आपको पता है, बहुत पुराना है और आज भी है। इसके बारे में मैं अलग एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वहां पे आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज कावेरी डिस्प्यूट, कावेरी जल विवाद आखिर क्या बवाल है, मैटर है। वो कहते हैं मेरा जल है, वो हमारा इतना हिस्सा, उनका इतना हिस्सा, ये सब बताऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए अलग वीडियो आएगा। अब देखिए कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, लिखिए पॉइंट। बूढ़ी गंगा गोदावरी को, वृद्धा गंगा गोदावरी को, सिर्फ गंगा दक्षिण भारत की गंगा, ये कावेरी नदी को, क्योंकि यह दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, ठीक। जैसे अपने उत्तर भारत में गंगा, उधर कौन, कावेरी। आगे बात देखिए, कावेरी नदी को दक्षिण भारत के धान का कटोरा कहा जाता है, लिख लिया। लेकिन इस बात से आपको पता चला होगा कि जरूर कोई ना कोई खास बात है, यहाँ पे बारिश बहुत होती होगी। जी हाँ, इसमें 2 है स्रोत पानी के। पहला तो मानसूनी, इधर कौन सा, जो है अरब सागर की शाखा वाला दक्षिण पश्चिम मानसून। इसके बाद बंगाल की खाड़ी शाखा से उत्तर पूर्वी मानसून, ये दोनों पॉइंट आप लिखिए। इसके वर्षा, इसमें जल के स्रोत 2 हैं, एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून यानी अरब सागर शाखा, दूसरा पॉइंट लिखिए बंगाल की खाड़ी शाखा से बना हुआ उत्तर पूर्वी मानसून। आगे लिखिए यह उत्तर पूर्वी मानसून दक्षिण भारत में पूर्वी घाट से टकराकर
तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर मूसलाधार वर्षा करता है। अब आगे नोट डालकर एक पॉइंट लिखिए, यह उत्तर पूर्वी मानसून विशेष तौर पर कोरोमंडल तट पर ही बारिश करता है, तट पर ही बारिश करता है, अर्थात पूरे पूर्वी घाट में कहीं बारिश नहीं करेगा भैया। ये यहां से चला आ रहा था, कहीं नहीं बारिश किया। ये जो आपका पूरा आ रहा है, बारिश कहां किया? ओनली यहां पे कोरोमंडल तट पर बारिश किया। मैं यहां पे डार्क मार्कर नहीं चला सकता, नहीं बेकार लगेगा। तो यहाँ पे सिर्फ कोरोमंडल तट पर आपका पानी गिराता है। इस वजह से यहाँ पर धान की खेती बहुत अच्छी होती है। और आपको बता दें, अगर चावल बेस्ट क्वालिटी खाना है भैया, एक बार जरूर तमिलनाडु जाएं। और कावेरी नदी, वहां चावल जानते हैं केले के पत्ते पे मिलता है, इतना बड़ा पत्ता रहता है, एक थैया भर के चावल मिलता है। तभी देखते हो ना, यहाँ सब लोग, हम जैसे लोग सिमटे मिमटे रहते हैं, वहाँ इससे सब रहते हैं एकदम चौड़े। और चावल वहाँ की प्रसिद्ध, चावल और मछली वहाँ बेस्ट भोजन है। जैसे अपने यहाँ क्या होगा, पनीर बिरयानी ये चलेगा, वहाँ क्या है आप जानते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करना चाहिए ना। कावेरी नदी, कावेरी नदी आपने, मैंने बता दिया आपको सारा सिस्टम इसका, क्यों धान का कटोरा कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, कितना जलग्रहण क्षेत्र है, कहाँ बहती है, किस राज्य में बहती है, ये सारी बातें आपको बता दी। अगली नदी और डाल लीजिए, वैगई नदी। ये रहा आपका वैगई, ये रही वैगई नदी। वैगई नदी, वैगई नदी तमिलनाडु में वरुशनाग पहाड़ी से निकलती है। ये रहा आपका वरुशनाग, इसको थोड़ा सा लंबा करिए। हाँ, वरुशनाग पहाड़ी से निकलती है। वरुशनाग पहाड़ी से, पूर्वी घाट पर स्थित है ये पहाड़ी, वरुशनाग पहाड़ी। इसी वरुशनाग पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है आपकी? वैगई नदी। वैगई नदी आगे चल करके अपना मुहाना तट पर नहीं बनाती है, ये आगे जाती है रामेश्वरम द्वीप के पास अपना मुहाना बनाती है। आप ये देख पा रहे होंगे, ये आगे निकलकर, ये तट के बाहर निकलकर ये है रामेश्वरम द्वीप। ठीक, रामेश्वरम द्वीप, पंबन द्वीप, नीचे आप जाओगे पंबन द्वीप, फिर ये तलाई मन्नार द्वीप। ये वाला कौन सा द्वीप है? तलाई मन्नार। आपको नहीं पता है, हमारे पीछे के वीडियोस देखिए, इंडियन ज्योग्राफी में पड़े हुए हैं, सारा ये मैंने बताया है। तलाई मन्नार, पंबन द्वीप, रामेश्वरम सेतु, एडम्स ब्रिज, सारी बातें वहां बताई हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। मन्नार खाड़ी वगैरह सब। एक अगला पॉइंट लिखिए, तमिलनाडु का प्रसिद्ध शहर मदुरै। क्या नाम बताया मैंने? बहुत सुना होगा आपने, बहुत पुराना शहर है, बहुत ही प्रसिद्ध है। जैसे अपने यहाँ क्या यूपी में काशी प्रसिद्ध है, उसी तरह वहां पे मदुरै प्रसिद्ध है तमिलनाडु में। ठीक है, मदुरै जो है, मदुरै शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी? वरुशनाग नदी के तट पर। लिख लिया आपने? लिख लिया। अगला पॉइंट आप लिखेंगे, ताम्रपर्णी नदी। आगे डाल दीजिए, ये वाली नदी ताम्रपर्णी नदी, ये भी हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये सब हो गई। ताम्रपर्णी नदी के बारे में बात करते हैं हम। ताम्रपर्णी नदी की बात अगर करें तो ताम्रपर्णी नदी कहां से निकलती है? नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है अगस्टा मलाई चोटी। ये रहा अगस्टा मलाई चोटी। अगस्टा मलाई चोटी से निकलती है और तमिलनाडु के तट पर मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ये गल्फ ऑफ मन्नार लिख दिया था मैंने, इधर इसका गल्फ ऑफ मन्नार है, यहाँ पे जल गिरा देती है आपकी ताम्रपर्णी नदी। तो ये थी आपकी पूर्वी घाट की नदियां। आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए अच्छे से, इसका डायग्राम बना लीजिएगा बढ़िया से, मजा आएगा। ये आपको मैंने बताया पूर्वी घाट की नदियां। आपको आज की क्लास में बहुत कुछ समझ में आया होगा। आपको क्लास कैसी लगी? तो आपसे मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि मैंने बहुत बार कहा, अगर अच्छा लगता है तो थोड़ा बहुत हाथ जोड़ के निवेदन है, सपोर्ट करिए, क्योंकि इसको करने में मेहनत लगती है। मैं यहाँ मुझे नहीं सही, मेरे वर्ग को सलाम करिए, उस वर्ग को थोड़ा सा प्रोत्साहन दीजिए। उसका हौसला कैसे बढ़ेगा आप जानते हैं। ठीक, कुछ बच्चों को शेयर करिए, आप थोड़े थोड़े लोगों को करेंगे तो काफी ज्यादा हो जाएगा, है ना। और बाकी जैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।
जब अरब सागर की शाखा हो चुकी है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां अर्थात पश्चिमी घाट की ओर बहने वाली नदियां डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।